हेलो दोस्तों, दिस इज आबिद खान और मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट आपके लिए, जो कि निकल के आ रहा है IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से, जिसमें कि इंडिया के लार्जेस्ट 11 पब्लिक सेक्टर बैंकों में ये वैकेंसी आ चुकी है। दोस्तों, ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इन पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं। दोस्तों, मैं इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बात करने वाला हूं और इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपको फुल इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप इस रिक्रूटमेंट के लिए थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो दोस्तों, पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में तो बात करेंगे और साथ में इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो एज लिमिट के बारे में बात करेंगे कि इसमें एज लिमिट क्या मांगी गई है। वहीं क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और सबसे इंपोर्टेंट कि आफ्टर सिलेक्शन के बाद आपको सैलरी क्या मिलेगी उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे इसके जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन एंड एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाले हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको शुरू में बताया था, वैकेंसी जो आई है वो IBPS क्लर्क रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से आई है, जिसमें कि ग्रुप सी की पोस्ट पर ये वैकेंसी आई हुई है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं वैकेंसी के बारे में कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी आई हुई है। दोस्तों, इसमें जो टोटल जो वैकेंसी आई हुई है वो 6128 वैकेंसी आई हुई है, जो स्टेट वाइज एंड बैंक वाइज डिवाइड है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब एज लिमिट के बारे में कि इसमें एज लिमिट क्या मांगी गई है। तो दोस्तों, इसमें मिनिमम जो एज जो मांगी गई है वो दोस्तों 21 साल मांगी गई है। वहीं अगर बात करें मैक्सिमम एज की तो इसमें मैक्सिमम एज जो मांगी गई है वो 28 साल मांगी गई है। बात करें वहीं अगर दोस्तों एज रिलैक्सेशन के बारे में कि इसमें एज रिलैक्सेशन क्या होने वाला है, तो दोस्तों ओबीसी वालों के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया। वहीं SC एंड ST वालों के लिए एज रिलैक्सेशन रखा गया, वो 5 साल का एज रिलैक्सेशन रखा गया है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत ही सिंपल सी क्वालिफिकेशन मांगी गई है। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री पास की है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में कि इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से होना शुरू हो रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी शुरू हुए हैं। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट जो रखी गई है फॉर्म फिल करने की वो दोस्तों 1 जुलाई 2024 रखी गई है। वहीं बात करें अगर लास्ट डेट की फॉर्म फिल करने की, जो लास्ट डेट जो रखी गई है वो दोस्तों वो 21 जुलाई 2024 रखी गई है। आप 21 जुलाई 2024 तक फॉर्म फिल कर सकते हो। तो दोस्तों, इसका जो प्रीलिम से जो एग्जाम जो होगा वो 24, 25 एंड 31 अगस्त को इसका प्रीलिम से एग्जाम होगा। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में कि इसकी एप्लीकेशन फी क्या रखी गई है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जनरल, OBC एंड EWS वालों के लिए जो फीस जो रखी गई है वो दोस्तों 850 रुपए रखी गई है। वहीं बात करें SC एंड ST वालों के लिए जो फीस जो रखी गई है एप्लीकेशन की वो दोस्तों 175 रुपए रखी गई है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए मेजर कितने स्टेजों से गुजरना होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सिर्फ आपको 2 ही स्टेजों से गुजरना होगा। दोस्तों, स्टेज 1 में आपका एक प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो कि ऑनलाइन होगा, और स्टेज 2 में आपका जो होगा वो मेंस एग्जाम होगा, ये भी आपका ऑनलाइन होगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा यानी कि स्टेज 1 जो एग्जाम होगा वो ओनली क्वालिफाई नेचर होगा, बस आपको क्वालिफाई करना है जिससे कि आप स्टेज 2 दे सको। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अब स्टेज 1 के बारे में, यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम के बारे में कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने सेक्शनों में उनको डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, प्रीलिम्स एग्जाम में जो पहला सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो दोस्तों इंग्लिश पूछा जाएगा, जिसमें कि 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 मार्क्स के होंगे। और दोस्तों इस सेक्शन को आपको जो टाइम जो दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए वो 20 मिनट दिए जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये
प्रीलिम्स एग्जाम जो होगा वो दोस्तों सेक्शन वाइज डिवाइड है। प्रत्येक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको अलग अलग टाइम दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें दूसरा सब्जेक्ट कौन सा पूछा जाएगा, तो दूसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा दोस्तों वो न्यूमेरिकल एबिलिटी पूछी जाएगी, जिसमें कि 35 क्वेश्चन होंगे और 35 मार्क्स के होंगे। इसको भी आपको जो टाइम जो दिया जाएगा सॉल्व करने को 20 मिनट दिए जाएंगे इसको भी सॉल्व करने को। वहीं अगर बात करें तीसरे सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा दोस्तों रीजनिंग पूछी जाएगी, उसके 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स के होंगे, इसको भी सॉल्व करने को 20 मिनट दिए जाएंगे। ओवरऑल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ओवरऑल टाइम जो दिया जाएगा वो आपको 1 घंटा दिया जाएगा। वहीं अगर बात करें इसकी नेगेटिव मार्किंग जो रखी गई है वो दोस्तों 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों, ये पेपर जो होगा आपका बस ओनली क्वालिफाई नेचर होगा, बस आपको क्वालिफाई करना है। दोस्तों पेपर देने के बाद आपकी एक फाइनल कट ऑफ बनाई जाएगी। अगर आप उस फाइनल कट ऑफ को पास कर लोगे तो आपका प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम के बारे में कि मेंस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे और कितने सेक्शनों में इनको डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मेंस एग्जाम में जो आपका जो पहला सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो दोस्तों जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 50 मार्क्स के। और इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो दोस्तों 35 मिनट आपको दिए जाएंगे। वहीं अगर बात करें दूसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो जनरल इंग्लिश पूछा जाएगा, जिसमें कि आपके 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के होंगे। और इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा दोस्तों वो 35 मिनट दिए जाएंगे। वहीं अगर बात करें कि तीसरा सब्जेक्ट कौन सा पूछा जाएगा, तो दोस्तों तीसरा सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो रीजनिंग एंड कंप्यूटर पूछा जाएगा, जिसमें कि 50 क्वेश्चन होंगे और ये 50 क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों वो आपके 60 मार्क्स के होंगे। और इस सेक्शन को जो सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा दोस्तों वो 45 मिनट दिए जाएंगे। वहीं अगर बात करें कि लास्ट सब्जेक्ट कौन सा पूछा जाएगा, तो दोस्तों लास्ट सब्जेक्ट जो पूछा जाएगा वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, जिसमें कि आपके 50 क्वेश्चन होंगे और ये 50 क्वेश्चन जो होंगे दोस्तों 50 मार्क्स के होंगे। और इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम जो दिया जाएगा वो दोस्तों 50 मिनट दिए जाएंगे। ओवरऑल दोस्तों बात करें तो इसमें 190 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टोटल जो मार्क्स जो बनेंगे वो 200 मार्क्स बनेंगे। वहीं अगर बात करें कि इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम जो दिया जाएगा वो दोस्तों 160 मिनट दिया है। वहीं अगर बात करें नेगेटिव मार्किंग के बारे में, तो दोस्तों इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। दोस्तों पेपर देने के बाद आपकी एक स्टेट वाइज एंड बैंक वाइज एक कट ऑफ जारी की जाएगी। अगर आप उस कट ऑफ को पास कर लोगे तो आपका सिलेक्शन IBPS क्लर्कल की पोस्ट पर हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाली है। तो दोस्तों आपको पोस्ट को देखते ही समझ में आ रहा होगा कि आपकी जॉब प्रोफाइल जो रहेगी वो दोस्तों ऑफिस वर्क रहेगी, क्योंकि क्लरिकल पोस्ट है, ग्रुप C की पोस्ट है। तो आपकी जो जॉब प्रोफाइल जो रहेगी वो दोस्तों ऑफिस वर्क ही रहेगी। आपको कंप्यूटर बैठकर बस काम करना है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं जॉब लोकेशन के बारे में कि आपकी जॉब लोकेशन क्या रहने वाली है। तो दोस्तों आपकी जॉब लोकेशन जो रहेगी वो ऑल ओवर इंडिया में रहेगी, क्योंकि ऑल इंडिया की वैकेंसी है। तो आपकी जॉब लोकेशन जो रहेगी वो ऑल इंडिया में रहेगी। आप जिस स्टेट से आप फॉर्म को फिल कर रहे हो तो दोस्तों आपकी जॉब लोकेशन भी आपको वहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में मेंशन कर रखा है जिस स्टेट से आप फॉर्म को फिल करोगे आपको उसी स्टेट में आपको जॉब लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों नोटिफिकेशन में ये भी मेंशन कर रखा है आप जिस स्टेट से फॉर्म को फिल करोगे उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि आपने गुजरात से फॉर्म को फिल किया तो आपको गुजराती आनी चाहिए। अगर आप बिहार से फॉर्म को फिल कर रहे हो तो वहां उस स्टेट की आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। अगर आप आंध्र प्रदेश से फॉर्म को फिल कर रहे हो तो वहां की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अगर आप महाराष्ट्र से फॉर्म को फिल कर रहे हो तो वहां की लैंग्वेज आपको लोकल लैंग्वेज वहां की आनी चाहिए। तो दोस्तों इसलिए आप जिस स्टेट से फॉर्म को फिल करोगे तो उस स्टेट की आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर के बारे में कि आपके एग्जाम सेंटर कहाँ रहने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों आपके एग्जाम सेंटर
ऑल इंडिया में रहने वाले हैं, क्योंकि ऑल इंडिया की वैकेंसी है तो आपके एग्जाम सेंटर भी ऑल इंडिया में रहने वाले हैं। बट जब आप जिस स्टेट से फॉर्म को फिल करोगे तो आपके उसी स्टेट के नजदीकी शहर में आपको अपना एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे अहम। आप सोच रहे होंगे भैया आपने सब कुछ तो बता दिया मगर आपने काम की चीज नहीं बताई। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरी के बारे में। मुझे पता है कि आप कब से बैठे हो कि आप सैलरी के बारे में क्यों नहीं बता रहे। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं अब सैलरी के बारे में कि सिलेक्शन हो जाने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो दोस्तों आपको इनिशियल इन हैंड जो सैलरी मिलेगी वो दोस्तों 42,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। दोस्तों पहले के अकॉर्डिंग देखा जाए तो दोस्तों सैलरी जो है काफी इंक्रीज हो गई है। सैलरी भी काफी अच्छी है, क्लरिकल की पोस्ट है और शुरुआत में 42,000 रुपए कम नहीं होते, काफी होते हैं और पोस्ट भी अच्छी है, काम भी ज्यादा कुछ नहीं है और सैलरी भी आपकी अच्छी है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा अगर आप बैंकर बनना चाहते हैं तो आप इस अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से मत जाने देना। दोस्तों ये बैंक का जो रिक्रूटमेंट होता है ना 5 से 6 महीने लगते हैं, आपके हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब होगी। तो आप अगर बैंकर बनना चाहते हैं तो अपनी जी जान लगा दीजिए इस जॉब को लेने के लिए। करता हूं दोस्तों मैंने इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।